आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पिछले लेक्चर्स देख लें ताकि आसानी से चीजें समझ में आ सके। यहाँ पर हम यूज करेंगे ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट। तो वही कंसेप्ट के बेसिस पर हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, इट्स नथिंग बट ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ये मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन होती है जो शो करता है कि जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं किसी भी बिजनेस की, फर्म की, वो इक्वल होती हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, पोजीशन। जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो पोजीशन है जिसे मैं यूज करूंगा बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। तो लायबिलिटी मींस बर्डन, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने किसी से उधार पर चीज खरीदी, पैसा वापस देना है, तो वो मेरे लिए एक बोझ है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या कहा जाता है? हमें कहा जाता है ऑनर, प्रोपराइटर। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लेकर जो हम आते हैं कि जिससे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि सामान तो खरीदना पड़ेगा ना बिजनेस में। तो हमारे लिए यानी कि ऑनर अपने घर से अगर पैसा लाएगा, उधार पैसा लेकर आएगा जैसे भी, तो उसे हम कैपिटल कहेंगे जिससे वो बिजनेस स्टार्ट होता है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। ये शो करता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो हमेशा इक्वल होती हैं। ओके, ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड है। जो कंसेप्ट क्या कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। ये भी याद रखिए कि इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये बैलेंस शीट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, तो अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। हर ट्रांजैक्शन के दो या दो से ज्यादा जो है एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और हम यहां पर सीखेंगे कि कैसे उन एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। अब आपको याद होगा मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न अप्रोच को हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने एक वर्ड से कंसेप्ट क्लियर किए थे। जी हाँ, वो क्लियर लिखा था हमने CLEAR। ये एक वर्ड लिखा था जिसमें C जो था, C से कैपिटल, L से लायबिलिटी, E एक्सपेंसेस के लिए, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। तो ये बना वर्ड क्लियर। तो इस कंसेप्ट से हमने बहुत कुछ सीखा था। तो ये मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था। तो फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके बारे में और मॉडर्न अप्रोच, इन दोनों के लिए इनके जो रूल्स हैं उनको भी हमने डिस्कस कर दिया था। तो अब जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम ऐड कर देंगे, और अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। लायबिलिटी में आ जाएगी। इंक्रीज होगी तो ऐड, डिक्रीज होगी तो लेस। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हम ऐड करेंगे, डिक्रीज हो गई तो उसको माइनस कर देंगे। अब जो एसेट्स हैं वो अगर इंक्रीज होंगे तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज होंगे तो माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस की बात करें तो वो इंक्रीज होंगे तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगा। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कैपिटल इंक्रीज होंगे, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कैपिटल इंक्रीज होंगे। अगर कोई भी खर्चा होगा, अगर कोई भी खर्चा होगा तो उसका एक इफेक्ट कैपिटल में जाएगा। अगर खर्चा होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा तभी तो खर्चा हो पाएगा ना। कैपिटल है क्या? कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो कम होगी तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो वो कम ही होगी। और अगर इनकम होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी। और जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे ट्रांजैक्शन के बाद, तो वो जो इक्वेशन होगी वो इक्वल होनी चाहिए। इट शुड मैच। मतलब एसेट्स जो हम लिख रहे हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इन दोनों के इक्वल होगी। ओके, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। अब ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है यहाँ पे, एक अकाउंटिंग इक्वेशन है।
ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन कैसे आएगी, फॉर्मेट क्या होगा, मैंने क्या बता रखा है आपको। यहाँ पे देखो हेडिंग, हेडिंग में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, तो ट्रांजैक्शन लिखी मैंने, उसके बाद तो यहाँ पर हमने एसेट्स लिखा। ओके, तो एसेट्स अब जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये जो आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। एसेट्स, एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होना चाहिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहां मैंने कुछ आइटम्स लिख दी हैं एसेट्स के नीचे, आप देख रहे हैं कैश प्लस डेटर्स, इसको डेटर्स पढ़ते हैं, डेबिटर्स नहीं, डेटर्स प्लस स्टॉक लिख दिया प्लस फर्नीचर। ये एसेट्स में ही आएंगे ना, ये एसेट्स ही हैं, क्योंकि एसेट्स होता क्या जिसमें हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले, तो ये एसेट्स ही हैं, 4 टाइप्स के, ये सब एसेट हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी आइटम्स यहाँ पर लिखनी है, एसेट्स की जगह पर कितनी आइटम्स लिखनी है और कौन कौन सी आइटम्स लिखनी है। आपने जब भी क्वेश्चन करना है, जितनी भी ट्रांजैक्शन दी गई है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन के लिए आप रीड आउट कर लो उसको, तो उससे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं उसमें, तो रफ में लिखते चले जाओ। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन से जो यहाँ पर एसेट्स है उनकी जगह लिखना है, कहाँ पे लिखना है, कैश की जगह, डेबिट जो डेटर्स हैं उनकी जगह, या स्टॉक फर्नीचर कहाँ पे लिखना है, ये आपको पता चल जाएगा जब एक रफली आइडिया हो जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर एसेट्स की जगह जो लिखना है, और दूसरी साइड जो है ये कैपिटल क्रेडिटर्स वाली, वहां पे क्या आएगा ये अभी आपको मैं सब समझा दूंगा। कैपिटल की जगह मैंने कैपिटल लिख दिया, और जो लायबिलिटीज है वहां पे मैंने क्रेडिटर लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी आइटम्स आ सकती हैं और भी, यहाँ पे मैंने लिखा कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, और यहाँ पे आ गया कैपिटल प्लस लायबिलिटी में कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, और एक साइड हमारी ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या आ गई, परचेज्ड और स्टार्टेड बिजनेस विद 80,000 रुपीज, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। ये कहानी के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की अच्छे से समझ आ जाए कि ट्रांजैक्शन हुई, एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा, एसेट्स में फर्क पड़ा तो कैपिटल या लायबिलिटी में क्या फर्क पड़ा। तो इस तरह से मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल ही होगा, ये इक्वल होगा, एक एक इक्वेशन बनती जाएगी हमारी। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, परचेज्ड और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो ये सबसे पहले हमने किया। अब देखो 80,000 के साथ अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 80,000 के साथ हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें हमारे पास कैश होना चाहिए, वो कैपिटल है हमारा, तो 80,000 से हमने स्टार्ट किया। अब देखो 80,000 है, कैश कितना, ये तो कैश से स्टार्ट किया ना, तो एसेट्स के नीचे आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर। तो इसमें मेरे पास क्या है अभी 80,000 जो रुपीज है वो तो मेरे पास कैश है ना, तो कैश के नीचे हम 80,000 रुपीज लिख देंगे। बाकी डेटर्स जीरो, स्टॉक जीरो है, फर्नीचर जीरो, अभी तो कुछ खरीदा ही नहीं, अभी कुछ नहीं है हमारे पास, तो 80,000। तो मैंने कहा कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल हमने यहां पे लिख दी 80,000 रुपीज, प्लस क्रेडिटर क्या, अभी उधार लिया ही नहीं किसी ने, ना ही हमने उधार से स्टार्ट किया, तो ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और कुछ नहीं है, फर्नीचर पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो एस्पेक्ट्स मैंने बोले थे कि दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो हम बिजनेस में आए जब, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा बिजनेस में, उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। तो 80,000 रुपीज से हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले जीरो थी, अब कुछ तो इंक्रीज हो 80 हो गई ना, तो जीरो से 80 होना मतलब कुछ इंक्रीज हो गई। कैपिटल के नीचे 80,000 लिख दिया था हमने। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी, यहाँ पे आप देखना कि फर्स्ट इक्वेशन जो बन गई वो क्या होगी। देखो कैश के नीचे 80,000 था तो हमने 80,000 लिख दिया, बाकी जीरो जीरो। फर्स्ट इक्वेशन सेम ही रहेगी ना, क्योंकि कैपिटल 80,000 प्लस क्रेडिटर जीरो जीरो, ये सारा फर्स्ट इक्वेशन में मैंने लिख दिया। ये आपको इक्वेशंस की बात में समझ आएगी, अभी आगे नेक्स्ट स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ इन चीजों को समझते जाइए। तो देखो अब उसके बाद क्या है,
अब जो फर्स्ट इक्वेशन बनी 80,000 प्लस जीरो ये करके, और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो है 80,000 प्लस जीरो करके, ये दोनों इक्वल हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस साइड भी 80,000 हमारी एसेट्स वाली साइड, कैपिटल प्लस लायबिलिटी में भी हमारी 80,000 है, तो ये इक्वेशन इक्वल हो गई। तो यही हमारे होना है, हर इक्वेशन में ऐसा होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो 20,000 रुपीज पर हमने कोई खरीदा, कुछ चीज, कोई सामान खरीदा हमने। तो जब सामान खरीदा हमने, तो क्या इसमें हमें कैश मिला? हमें क्या मिला? हमने क्या किया? हमने गुड्स को लिया 20,000, और ये भी क्या लिखा, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमने उधार पर सामान खरीदा। तो मुझे ये बताइए कि जब उधार पर सामान खरीदते हैं तो कैश पर कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, क्योंकि हमने उधार पर लिया, हमने तो कैश दिया ही नहीं, तो उधार पर खरीदा। तो हम इसे सेल करेंगे, उसके बाद हमने उधार पर सामान लिया, उसके बाद उसकी सेलिंग करेंगे। अगर हमने कोई चीज बेचने के लिए खरीदी, तो अगर हमने, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि अगर कोई चीज जब हम खरीदते हैं उसके बाद उसको हम बेचें, यानी कि बेचने के लिए अगर हम चीज को खरीदते हैं ना, तो उसके लिए एक वर्ड आ जाता है, उसको बोलते हैं परचेज। ओके, जब कोई चीज हम खरीदें लेकिन अपने यूज के लिए नहीं, बेचने के लिए, तो उसकी जगह हम जो यूज करते हैं वर्ड, वो होता है परचेज का। लेकिन अगर जिसके साथ डील करते हैं वो जो है वो स्टॉक का हिस्सा बन जाएगा। ओके, यहाँ पे स्टॉक में वो चीज आ जाएगी। ये डेटर्स और क्रेडिटर जो है ना, वहां पे जब हम उधारी कुछ कर रहे हैं तो वो वहां पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर फर्नीचर, स्टॉक, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये मैंने आपको बताया कि स्टॉक में क्या आ जाएगा, अगर जो चीज आप अपने यूज के लिए खुद जिसके साथ डील करोगे आप, तो वो जो है वो आ जाती है स्टॉक में। लेकिन जो परचेज है वो मतलब कि कोई चीज खरीदो और उसको बाद में बेच दो। तो अगर कोई चीज लॉन्ग टाइम यूज के लिए आप बिजनेस में खरीदी जाती है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारी कपड़े की शॉप है, वहां पर हम कस्टमर्स के लिए चेयर्स लाएंगे, चेयर्स लगाएंगे कि वो आए, यहाँ बैठें और आइटम्स को देखकर खरीदें, वहां वो चेयर्स जो है वो एसेट्स बन जाती हैं, क्योंकि हमने बेचनी तो नहीं ना, हमने अपने बिजनेस में लाई है और ये यूज करते रहेंगे, हम फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। तो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली चीज को एसेट्स कहा जाता है हमारे लिए, वो चेयर्स एसेट्स हैं। अब जब हम गुड्स खरीदते हैं तो स्टॉक इंक्रीज होता है, गुड्स खरीदी, स्टॉक इंक्रीज हुआ, जितना पहले था उससे बढ़ गया, तो उसे हम स्टॉक के अंडर लिखते हैं। यहाँ पे स्टॉक के अंडर उस चीज को लिख देते हैं। जब हमने गुड्स खरीदी तो गुड्स से क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ। फर्नीचर नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। डेटर्स को क्या फर्क पड़ेगा? क्रेडिट, देखो क्रेडिट पर हमने पैसा नहीं दिया, कैश पर भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्रेडिट पर हमने जो सामान लिया तो उसका कैश पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ना, यहाँ पे क्रेडिट पर सामान हमने लिया, परचेज मतलब हमने खरीदा, तो इसका डेटर्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्रेडिटर पर पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैश के नीचे जीरो आ गया, डेटर्स की जगह जीरो आ गया। स्टॉक कितना, स्टॉक अभी बढ़ गया, क्योंकि हमने अभी गुड्स भी तो खरीदे, बेशक वो हमने क्रेडिट पर खरीदे हैं, उधारे खरीदे हैं, लेकिन स्टॉक तो बढ़ गया ना। तो फर्नीचर जो है वो जीरो ही रहेगा। स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हो गया, जीरो प्लस 20,000 प्लस जीरो आ गया यहाँ पर। तो स्टॉक के अंदर हम स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक इंक्रीज हो गया इसलिए स्टॉक के नीचे स्टॉक हो गया। तो अब उधार पर गुड्स खरीदे तो पैसा तो वापस देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जो पैसा है वो नहीं दिया, वो देना पड़ेगा। तो पैसा मेरे लिए क्या हो जाएगा? अब ये पैसा मेरे लिए एसेट्स नहीं है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होता है? जो चीज हम फ्यूचर में किसी को दें और हमसे चली जाए वो चीज, तो वो लायबिलिटी होती है। तो ये लायबिलिटी है मेरे लिए, जो उधार पर मैंने सामान तो खरीदा, लेकिन सामान खरीदने के बाद जो पैसा मैंने देना है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, एक बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, तो वो एक लायबिलिटी बन जाएगी। तो उस लायबिलिटी को हम क्रेडिटर कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल प्लस क्रेडिटर है, तो यहाँ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने उधार पर जो गुड्स हैं वो खरीदे हैं, तो बेचने के लिए खरीदे हैं, परचेज किए मैंने। तो इसमें कैपिटल पर क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, वो जितना 80,000 था वो वही रहा, लेकिन जो क्रेडिटर है वो मेरे बढ़ गए 20,000। क्रेडिटर क्यों बढ़ गए? क्योंकि मैंने उधार पर लिया सामान और मेरे लिए लायबिलिटी है वो,
कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, तो वो मेरा 20,000 लाइबिलिटी रहेगी। तो ये मैंने यहां पे 0 प्लस 20,000 लिख दिया। अब यहां पे देखिए एक नई इक्वेशन बन जाएगी। न्यू इक्वेशन में यहां पे 80,000 आ जाएगा। 80,000 के नीचे 80,000, हम इसको ये देखिए आपकी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें जो ये सेकंड स्टेप है इसको हम ऐड कर रहे हैं। जैसे 80,000 प्लस 0 80,000 हो गया, और 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 20,000 तो 20,000 आ गया, प्लस 0, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, 0 प्लस 20,000 का, तो बिल्कुल इक्वल है। तो ये इक्वल होना चाहिए किसकी, 20,000 प्लस 80,000, यानी 80,000 प्लस 20,000, तो ये कितना हो गया, 80 प्लस 20 1 लाख होता है। तो देखो यहाँ पे 80,000 प्लस 20,000, यहाँ पे भी 80,000 प्लस 20,000, तो दोनों साइड्स जो है वो फिर से मैच कर गई। तो इसका मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है। एसेट्स जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल आप फिर से आ गए। अब ऐड कर दोगे तो अगर इक्वल है तो ठीक है। अब आगे विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹2,000। प्राइवेट यूज के लिए 2,000 रुपीज को विदड्रॉ करना। मैंने विदड्रॉ का आपको बताया था क्या मतलब होता है, कि ड्राइंग्स, यानी कि बिजनेस से जो हम पैसा निकाल लेते हैं प्राइवेट यूज के लिए। ओके, तो ओनर जो होता है, जो हम अपने आप को भी कह सकते हैं बिजनेसमैन जो होता है, तो वो बिजनेस चला रहा है जो अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए अगर प्राइवेट यूज के लिए पैसा विदड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स कैश में की जाएगी। तो ड्राइंग्स क्या होती है, कैश में की गई। अब पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपीज को वहां से ले लेना, निकाल लेना, तो ये कैश ही तो निकाला होगा। घर के यूज के लिए स्टॉक तो नहीं निकाला होगा। तो जो कैश निकाला होगा ड्राइंग्स में, तो वो इससे कैश कम होगा। तो कैश कम होगा और ओनर्स की जो कैपिटल है जो बिजनेस में थी वो भी कम हो जाएगी। कैपिटल से ही तो निकाला होगा ना, तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैश कम हो जाएगा। ओके, अब 2,000 कम हो गया, तो यहां पर बचा क्या न्यू इक्वेशन में, यहां पर नई इक्वेशन जो 2,000 कम हो गया ना, मैंने कहा था कम होने के लिए, डिक्रीज होने के लिए आप माइनस लिखते हो, तो इंक्रीज होने के लिए आप प्लस करते हो। तो ये डिक्रीज हुआ क्या, डिक्रीज कैश हुआ, इसीलिए ये कैश के नीचे हम लिखेंगे माइनस का 2,000 प्लस बाकी डेटर्स पर कोई फर्क नहीं, स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल, हाँ कैपिटल पर 2,000 कम हो गया, अभी हमने जो कैश निकाला तो कैपिटल पर एक साइड से कम हो गया, तो प्लस क्रेडिटर कितने, उधार तो कुछ है नहीं, इसलिए वो 0 ही रहेगा। ओके, तो ये 80,000 में से जो है 2,000 हमने निकाल लिया, कैश निकाल लिया, कैपिटल पर अफेक्ट पड़ गया इसका। अब जो नई इक्वेशन बनेगी, क्योंकि देखो कैपिटल जो होता है, अब देखो जो 2,000 कम हो गया तो यहां बचा न्यू इक्वेशन में 78,000, क्योंकि 2,000 कम हो गया, प्लस बाकियों में क्या फर्क पड़ेगा, डेटर्स में, डेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 है। तो स्टॉक, हाँ स्टॉक हमारे पास 20,000 का अभी भी पड़ा हुआ है, 20,000 का स्टॉक है हमारे पास, प्लस 0। और कैपिटल में क्या, कैपिटल में भी 78,000 बचेगा, क्योंकि हमारे पास 80,000 था, तो उसमें से 2,000 हमने निकाल लिया घर के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, विदड्रॉ कर लिया हमने ड्राइंग्स की प्राइवेट यूज के लिए 2,000 रुपीज की, तो 78,000 रुपीज बच जाएंगे यहाँ पे। अब तो 78,000 रुपीज यहाँ पे बच गए, प्लस 20,000 प्लस 0, 20,000 यहाँ पे ही बच गए जो हमारे क्रेडिटर हैं, क्योंकि अभी हमने उधार दिया था ना, वो जो सामान हमने खरीदा था वो अभी हमने उधार दिया थोड़ी है, ये तो लायबिलिटी हमारे लिए अभी भी है, ये अभी भी लायबिलिटी हमारे लिए है, हमने ये देनी है, अभी पैसा देना है हमने, तो ये 20,000 रुपीज जो है ये हमारे लिए लायबिलिटी अभी भी है। तो नई इक्वेशन क्या बनी, 78,000 प्लस 20,000, तो दूसरी साइड क्या, 78,000 प्लस 20, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो अभी ठीक है, क्योंकि हमारी एसेट्स जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल आ गई। तो यही तो इक्वेशन थी अकाउंटिंग इक्वेशन, वो ये सेटिस्फाइड हो गई। न्यू इक्वेशन हमारे पास बन गई, वो भी जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड दोनों इक्वल हो गई, तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो गई है। अब फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब कि हमने उधार पर बेची। अब जिसको उधार पर बेचा होगा तो हमने उनसे पैसा लेना है। अब जिसको हमने उधार पर बेचा उनसे हमने पैसा लेना, हमने कितने का बेचा, 20,000 का। ओके, लेकिन कैसे बेचा,
क्रेडिट पर बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जैसे हमने पीछे देखा था कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर हमने यानी उधार पर हमने सामान को खरीदा था, यहां पर उधार पर हमने सामान को बेच दिया है। अब यहां पे देखना कि किस तरह से अफेक्ट पड़ेगा एसेट्स पर और कैपिटल लायबिलिटीज पर कैसे अफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो एसेट्स आपको पता है कि हमने क्या किया कि हमने सामान को बेचा उधार पर, तो हमने उनसे पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो एसेट है, तो उधार पर जो चीज बेची है वो हमारे लिए एसेट्स बन जाएगा, तो वो हमारे लिए डेटर्स जो है डेटर्स बन जाएंगे। अब हमने देखो ना, जब हमने उधार लिया था तो हमारे क्रेडिटर बने थे, अब जब हमने उधार दिया है, हमें पैसा लेना है, जब हमारे लिए एसेट्स हमने लेने हैं तो वो हमारे लिए एसेट होगा ना जो हमने लेना है, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है, फ्यूचर से लॉस हो रहा है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है जो हमने देनी है किसी को, तो ये एसेट्स होंगे। इसलिए होगा क्या कि इसलिए ये एसेट बन जाएगा और वो हमारे लिए डेटर्स बन जाएंगे। और उधार पर दिया हमने 20,000 रुपीज का सामान बेचा, और इस सामान की कॉस्ट प्राइस क्या थी, मान लीजिए 15,000। अच्छा ये देखो, अगर मैं जैसे यहाँ पे आपको बोला कि 20,000 रुपीज है, हमने 20,000 को जो सामान लाया था, जो स्टॉक है हमारे पास, जो स्टॉक था, उस स्टॉक में से 20,000 रुपीज का था हमारे पास, हमने 15,000 का दे दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं 15,000 यहाँ पे हमने जैसे कहा ना कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 20,000, यहाँ पे 20,000 लिखा और मैं कह रहा हूँ कि 15,000 जो है वो दे दिया। ये हुआ कैसे कि 20,000 का तो मैंने खरीदा था, अब उसमें जितना मेरे पास 15,000 का बनता है, उस 20,000 में से 15,000 का जितना बनता है, मेरे हिसाब से तो वो 15,000 का है, लेकिन मैं किसी को जब दे रहा हूं, जब किसी को मैं बेच रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं कुछ तो फायदा चाहूंगा ना। अब जो 20,000 का लाया वही 20,000 का मैं दे दूं तो फिर मैंने क्या कमाया। इसलिए मैं क्या करूंगा कि अपना जो 15,000 का जो सामान है वो मैं 20,000 का बेच रहा हूं, बाकी कुछ मेरे पास बचा हुआ है ना, मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन मैंने 15,000 का सिर्फ दिया, जो 15,000 का जितना स्टॉक आता था वो मैंने बेच दिया, लेकिन बेचा कितना, बेचा 20,000 का ही। अब मेरे पास 5,000 का सामान बच गया, क्योंकि 20,000 का मेरे पास स्टॉक था, तो 20,000 में से 15,000 का तो मैंने दिया, लेकिन पैसा मैंने उनसे कितना लिया, 20,000। कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, बिजनेस चला रहे हैं हम, बिजनेस में कुछ फायदा होना चाहिए। ये इस तरह से हो गया ना, जैसे हमने कोई 20 रुपए की चीज ली है, तो 20 रुपए की चीज ली है, उसमें हम 15 रुपए की चीज किसी और को दे देते हैं, लेकिन वो जो 15 रुपए की दे रहे हैं वो हम उनको 15 की नहीं, उनसे हम 20 रुपए ही चार्ज कर रहे हैं, उनसे हम 20 ही रुपए ले रहे हैं, लेकिन हमने दी अपने में से थोड़ी 15 रुपीज की, 5 रुपए की अपने पास रख ली, तो ये कुछ बच गया हमारे पास भी, तो हमें बेनिफिट कितना हुआ, वही 5 रुपए तो हो गया, क्योंकि कैश तो हमने पूरा का पूरा वापस ले लिया और वो हमें बेनिफिट मिल गया। तो यहां पर इफेक्ट किस तरह से होगा, सामान बेचा और उस सामान की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 15,000, जो हमने दिया, जो हमने 80,000 जो 20,000 में से सामान दिया उसकी कॉस्ट 50,000, यानी 15,000 के जो गुड्स थे, जो हमारे पास स्टॉक था, तो जो गुड्स थे वो हमने 20,000 में बेचे। इस ट्रांजैक्शन में 3 इफेक्ट्स होंगे। पहला, जो गुड्स थी उनको, उनकी कीमत कितनी थी, उनकी कॉस्ट है 15,000, गुड्स की कीमत 15,000, बेचा कितने पर, 20,000 पर, तो 15,000 की चीज 20,000 में बेची, फायदा हुआ, फायदा कितना हुआ, 5,000 का, तो फायदा हुआ। अब मैंने पहले बताया ना आपको पहले कि अगर कोई भी इनकम, रेवेन्यू या फायदा होगा तो कैपिटल में चला जाता है, जो फायदा होगा कैपिटल में जाएगा, ये बात याद रखना आप, ओके। तो कैपिटल में चला जाएगा, फायदा हुआ, ऐड हुआ कुछ तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर लॉस होगा कैपिटल में ही चला जाएगा, बट और उसे हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो 3 इफेक्ट्स क्या होंगे, मैंने गुड्स बेची, 15,000 की कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट 15,000 थी वो बेच दी, तो हमारा स्टॉक जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गुड्स पड़ी थी, जो वो 20,000 की गुड्स थी मेरे पास, तो अभी स्टॉक में पड़ी हुई है, जो मैंने आउट ऑफ दीज 20,000 जो गुड्स थी, जो स्टॉक था मेरे पास, बेच दिया, जिनकी कॉस्ट 15,000 थी वो मैंने बेच दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरा स्टॉक 15,000 से कम होगा, स्टॉक 15,000 से कम होगा, यहां पे आप लिखेंगे -15,000, कम हो गया। कैश पर फर्क पड़ा नहीं, फर्नीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक कम हुआ, सिर्फ स्टॉक कम हुआ। लेकिन अब जरा ये देखिए, मैंने कहा ना कि सोल्ड गुड्स ऑन, हमने वो जो 15,000 का सामान 20,000 में दिया था, हमने पैसे नहीं लिए, अभी
15,000 है हमारे लिए एसेट है ना, मिलेगा तो सही, देखो सामान हमने दिया हुआ है, हमें पैसा मिलेगा। तो ये जो हमने बेचा वो हमारे पास कितना पैसा आएगा, हमारे पास डेटर्स कितना है, डेटर्स में हमारे पास 20,000 रुपीज। बात समझ आई कि 20,000 रुपीज हमारे लिए डेटर्स क्यों, क्रेडिट पर दिया, उधार पर दिया तो डेटर्स बढ़ेंगे। तो 15,000 की गुड्स जिसकी कॉस्ट 15,000 थी वो बेच दी हमने 20,000 की। तो मेरा स्टॉक 15,000 से कम हो गया, कॉस्ट माइनस करनी है, क्योंकि अब जब गुड्स बेची हैं, जो दुकान पर सामान पड़ा हुआ है, तो वो कॉस्ट में से माइनस करेंगे हम। जो चीज बेची होंगी, खरीदी 20,000 की, बेची 15,000 की बेच दी हमने, और बेची कितने की, 20,000 की, तो 20,000 से हमारे डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, 0 प्लस 20,000 माइनस का अब यहाँ पे 15,000 आएगा प्लस 0। तो ये अच्छा, अब देखो यहाँ पे कैपिटल जो है, कैपिटल में क्या फर्क पड़ा, कैपिटल में प्लस हो गया 5,000, प्लस 5,000 कहां से हो गया, ये जो 15,000 का सामान हमने 20,000 पे बचा तो 5,000 रुपए बच गया, तो वो 5,000 यहाँ पे लिखेंगे आप, 15 यहाँ पे 5,000 आप यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 0 कर देंगे, एक नई इक्वेशन बन जाएगी जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। एसेट्स होंगे और कैपिटल प्लस लायबिलिटी, देखते हैं इक्वल होता है वो। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 78,000 प्लस 0 करेंगे तो 78,000 ही आ जाएगा। 0 में 20,000 जो है वो ऐड करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। अब 20,000 में से 15,000 जो है हमने माइनस करना है। माइनस क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टॉक कम हुआ है तो 5,000 आ जाएगा। ओके, अब जो स्टॉक हमारे पास बच रहा है ना, 15,000 का दे दिया तो 5,000 का स्टॉक अभी भी बच रहा है, लेकिन पैसा वसूल हो गया और वो एसेट है, मिलेगा तो सही, हमें बिल्कुल मिलेगा। तो 5,000 रुपीज जो हमने कमा लिया। अभी जो स्टॉक है वो 5,000 का हमारे पास बच रहा है। ओके, तो प्लस 0 क्योंकि फर्नीचर का कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे जो बचा हमारे पास 78,000 प्लस 5,000, तो 78 प्लस 5 होता है 83,000, तो 83,000 आ गया यहाँ पे। 83,000 प्लस 20,000 प्लस 0, ये 20,000। अभी तक हमने जो है पैसा वापस नहीं दिया और ना ही किसी से लिया, किसी को नहीं दिया, तो ये 20,000 तो पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास 20,000 रुपीज अभी है, अभी हमने देना है वो 20,000 रुपीज हमने देना है। तो उधर से हमने लेना कितना, लेना हमने 20,000। तो अभी देखते हैं क्या होता है, ये दोनों तरफ से इक्वेशन बराबर है, अभी इक्वल है। देखो 78,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 83,000 प्लस 20,000, 83 और 20 होता है 1,03,000। तो इधर से भी आप देखेंगे 78,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, ये भी इक्वल होगा हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल। तो दोनों तरफ से इक्वेशन सेम हो गई। फिर से आप ऐड करके देख लें इसको, तो ये हमारे पास बन गई एक नई इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 5,000 रुपए का हमें यहाँ 5,000 का फायदा हो गया ना, यहाँ पे इफेक्ट हो गया, 5,000 का फायदा हो गया हमारी इस इक्वेशन में। अब ये कैश नहीं बल्कि डेटर्स होगा, क्योंकि हमने उधार पर बेची थी, कैश नहीं लिया था। तो नई इक्वेशन क्या होगी, यही जो हमने यहां पे लिखी है। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर। अब फर्नीचर हमने परचेज किया है, कितना, 1500 का, मान लीजिए 1500 का हमने जो फर्नीचर है वो परचेज किया, हमने खरीदा, किसी को बेचना है, परचेज किया। अब ये जो 1500 का है, अब आगे इसके कुछ नहीं लिखा, तो मतलब कि कैश पर खरीदा होगा। अब ऐसा नहीं लिखा ना यहाँ पे, फर्नीचर ऑन क्रेडिट या ऑन डेबिट या ऐसा कुछ नहीं लिखा, परचेज क्रेडिट पर क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि ये 1500 का जो ट्रांजेक्शन हुई है, यहाँ पर ये कैश पर खरीदा होगा। तो यहाँ परचेज्ड है, सो खरीदा होगा कैश देकर। सो जब मैंने फर्नीचर खरीदा तो कैश मेरे पास कम हो गया, कैश कम होगा ना 15,000। जब देखो कोई चीज खरीद रहे हो, अब उधार पर तो खरीदी नहीं, इसीलिए उसमें से कम हो जाएगा जो हमारे पास कैश बचा हुआ था। कैश था हमारे पास 78,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम हुआ, माइनस लिखेंगे, तो माइनस का 1500। बाकी डेटर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने तो कैश देकर खरीदा। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने तो फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर हमने 1500 का खरीद लिया, तो यहाँ पे 1500 प्लस का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्नीचर ऐड हो गया हमारे पास। हाँ, फर्नीचर तो खरीदा ना हमने, हमारे पास फर्नीचर आ गया, 1500 उधर से माइनस हो गया, यहाँ 1500 यहाँ पे प्लस हो गया, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ गया है, उसमें ऐड हो गया, कैश हमसे चला गया, तो ये 1500 जो है वो हम माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो जो बाकी हमारे पास क्रेडिटर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, अभी तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन, तो उसमें क्या होगा कि 1500 लेस हो जाएगा कैश में 17,000 से,
तो बाकी कितना आ गया, बाकी वैसे ये जीरो रहेंगे क्योंकि फर्नीचर पे 15,000 और बाकी वो माइनस हो गया। अब देखो 78,000 में से 1500 हमने माइनस कर दिए तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपके पास 76,500 76,500 प्लस 20,000 ये आपके पास आगे आ गया जो ऊपर से हमने इसको ऐड किया, और आगे आपके पास 5,000 भी बच रहा है, 5,000 प्लस 1,500 ये भी बच गया। इस सबको ऐड करिए और देखो कैपिटल में आपके पास 83,000 था प्लस 20,000 ये है आपके पास। वहां पे भी आप जब ऐड करोगे ना तो ये भी वही बनेगा, देखो 76,000 और इस 76,500 इसमें 1,500 डालोगे तो 78,000 बन जाएगा, 20,000 ऑलरेडी आपने ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से दोनों साइड्स में जो हमारे पास वैल्यू है दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई। तो एसेट्स हमारे हो गए कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल। तो टोटल जो ये ट्रांजैक्शन हुई है इसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन होगी। टोटल जो होगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। तो यही तो हमने दिखाना था। अब शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चीज हम खरीदते हैं अगर वो इंक्रीज होती है तो प्लस, डिक्रीज होती है तो माइनस हो जाता है, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को मैथमेटिकली समझ लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो एक और टॉपिक के साथ होगी। ओके, बाय।